चर्चा करेंगे पेपर लीक का राजदार बाबा को लेकर। दरअसल हाथरस में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मोर्चा संभालने के बाद यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पुलिस ने गुरुवार को 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिसमें सत्संग आयोजन समिति से जुड़े 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। इसी बीच हाथरस हादसे का राजस्थान से भी कनेक्शन सामने आया है। सत्संग में प्रवचन देने वाला नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के राजस्थान में भी काफी अनुयायी हैं, लेकिन दौसा से उसका खास कनेक्शन सामने आया है। पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा से उसका खास लगाव रहा है। हाथरस कांड के बाद दौसा के लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि यहां भी बाबा का दिव्य दरबार लगता रहा है। जो बाबा हाथरस के सत्संग में प्रवचन दे रहा था, वही नारायण साकार उर्फ भोले बाबा दौसा में भी दरबार लगा रहा है। बाबा का यह दिव्य दरबार पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा के फार्म हाउस में लगता था। पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी की टीम ने करीब 6 महीने पहले हर्षवर्धन मीणा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उन दिनों बाबा का दिव्य दरबार जैसे लगने वाला था, लेकिन जैसे ही पेपर लीक मामले में हर्षवर्धन मीणा का नाम सामने आया तो नारायण साकार उर्फ भोले बाबा दौसा छोड़कर चले गए और आज तक वापस नहीं लौटे। बाबा का संबंध जिस हर्षवर्धन से था, वो पिछले 15 साल से पेपर लीक मामले में संलिप्त पाया गया है। दर्जनों प्रतियोगिता परीक्षाओं में उसने पेपर बेचने और डमी कैंडिडेट बैठाने का काम किया है। इस तरह की गतिविधियों से उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी। दौसा में बड़े बड़े फार्म हाउस होने के साथ जयपुर में भी करोड़ों की संपत्ति है, जिनमें आवासीय और कमर्शियल भूखंड शामिल है। ऐसे में सवाल इर्द गिर्द घूम रहा है और इसी के इर्द गिर्द कई और सवाल है। पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बाबा का कनेक्शन क्या है। अब सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा प्रवचन देते हैं और प्रवचन के दरमियान भगदड़ मच जाती है। भगदड़ की वजह बताई जाती है कि बाबा चरण रज उनके लेने के लिए अनुयायी निकलते हैं। इन्हीं बाबा का जब चरण हाथरस से निकलकर कभी राजस्थान में पड़ता था तो वहां पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा। अब आपने देखा कितना हो हल्ला हुआ, कितना हाय तौबा मचा, भविष्य के साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ। हर्षवर्धन एक ऐसा नाम जो पेपर लीक का सरगना है, माफिया मांगना जाता है कई। अब क्या बाबा का इससे क्या कनेक्शन है? बाबा उसके यहां जाते थे तो बकायदा दिव्य दरबार लगाया जाता था, वहां लोग आते थे, सुनते थे, समझते थे। क्या इस बाबा की कहानी हर्षवर्धन से जुड़ी हुई है? कई और सवाल है। भक्तों के फरियाद पर समागम किया जाता था, तो उधर बाबा की अगर रहन सहन की बात करें तो नीला चश्मा और लगाकर ये रहते थे, एकदम रॉबिन हुड स्टाइल में। आप देख सकते हैं कि कपड़ा किस तरीके, 3 पीस सूट पहनना, चश्मा लगाना, कहीं से दिखता नहीं। अब बैकग्राउंड में जाएं, ये जो बाबा जिसकी बात कर रहे हैं भूतपूर्व सिपाही रहा है, वहां से नौकरी छोड़ा, फिर इसके बाद जो है बाबा बना। हम राजस्थान के कनेक्शन के एक एक पॉइंट को दिखाएंगे, समझाएंगे। हमारे साथ खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। पेपर लीक माफिया से बाबा के संबंध। दरबार के लिए माफिया करता था प्रबंध। माफिया के घर पर बाबा का दरबार। क्या बाबा है पेपर लीक का राजदार? एक बाबा जो लोगों की आस्था से खिलवाड़ करता है, एक बाबा जो खुद को भगवान कहता है, एक बाबा जो 120 से ज्यादा मौतों का गुनहगार है। पुलिस को मिल ही नहीं रहा। पुलिस बाबा के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन बाबा का पता नहीं चल रहा। मानो बाबा कहीं लुप्त हो गया है। बाबा की कर्म कुंडली से एक और घर के कर्मफल सामने आए। बाबा का पेपर लीक कनेक्शन अब उजागर हुआ है। जी हाँ, चौंकिए मत, आपने बिल्कुल सही सुना। बाबा का राब्ता राजस्थान पेपर लीक के मास्टरमाइंड से रहा है। जेईएन भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन मीणा का हरि भोले बाबा से कनेक्शन था। बाबा हर्षवर्धन के दौसा वाले फार्म हाउस में दरबार लगाता था। हर्षवर्धन बाबा के लिए सारे इंतजाम करता था। बदले में बाबा हर्षवर्धन के लिए क्या करता था,
ये बड़ा सवाल है, क्योंकि काले नामों का एक अघोषित श्वेत पत्र होता है जिसमें कर्म विनिमय की सारी शर्तें दर्ज होती हैं। यह खुलासा भी तब हुआ जब एसओजी की टीम पेपर लीक मामले में हर्षवर्धन की तलाश में खाक छान रही थी। तब पुलिस को पता चला कि हर्षवर्धन का एक बाबा के आश्रम पर आना जाना है। वहां जब एसओजी और पुलिस की आवाजाही बढ़ी तो बाबा राजस्थान से फरार हो गया। बात आई गई हो गई, लेकिन कर्मों के जिन्न बोतल में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते। बाबा का पेपर लीक कनेक्शन सामने आने के बाद सवाल है, क्या बाबा पेपर लीक के गोरख धंधे में भी लिप्त था? जवाब अगर हाँ में आता है तो फिर नया सवाल पनपता है, कितने पेपर लीक में बाबा की कृपा थी? क्या बाबा के रसूख की वजह से तब कार्रवाई नहीं हो पाई? यह वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब बाबा को देना है। लेकिन उससे भी पहले 120 से ज्यादा मौतों का हिसाब पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। सवालों की फहरिस्त तैयार है, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से भी जो ऐसे लोगों को बाबा बनाते हैं, क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर है जो किसी अपराधी को अपना भगवान बनाने पर मजबूर कर देती है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो इन बाबाओं को जन्म देती है? वो कौन से चमत्कार हैं जिससे लोग भोले बाबा जैसे मक्कारों को खुदा मान बैठते हैं? आकलन का विषय है, आकलन जरूर करें, नहीं तो फिर किसी जगह पर लाशों का मातम होगा और बाबा फरार। न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक बाबा ऐसा जिसकी वजह से चमत्कार अब चित्कार में परिवर्तित हो गया। एक बाबा ऐसा जिसका अब पेपर लीक में नाम सामने आ रहा है। नाम अपना लिखता है भोले बाबा। वो इतना भोला नहीं है। इस बाबा के बारे में जानने के लिए हम यही कह सकते हैं, बाबा रे बाबा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। केएनडी द्विवेदी साहब हमारे साथ, पूर्व आईपीएस में, बहुत बहुत स्वागत है। अजीत प्रताप सिंह हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील कुमार संवाददाता हाथरस और योगेंद्र बहावर संवाददाता कोटा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत केएनडी द्विवेदी जी मैं आपसे करना चाहता हूं। आपका लंबा कार्यकाल रहा है, आपने इस तरीके के तमाम बाबाओं को देखा होगा जो भोली भाली जनता को गुमराह करके उनको अंधभक्ति में लीन कराकर और अपना खुद रबड़ी खाते हैं। अब इस बाबा की कनेक्शन आया है कि राजस्थान से पेपर लीक करार। पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं द्विवेदी साहब। अपनी सरकार को चाहिए अब इस तरह की घटनाओं को देखते हुए कि एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी इस तरह का बाबा बना हुआ घूम रहा है तो उसके बारे में घूम रहा है तो उसके बारे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच किस तरह से होनी चाहिए, ये प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को इसे टेकअप करने की ज़रूरत है। क्योंकि देश में और विभिन्न इलाकों में इस तरह के बाबा लोगों का काफ़ी चमत्कार दिखा करके और लोगों का मजमा इकट्ठा करने का घटनाएं हो रही हैं, और मजमा जहां भी इकट्ठा होगा वहां स्टैम्पीड होने की संभावना प्रबल हो जाती है। और व्यवस्था, जहां तक पुलिस की व्यवस्था की बात है, प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, ये भीड़ एकाएक बढ़नी शुरू हो जाती है और आकलन से ज़्यादा भीड़ आ जाती है, जिसके कारण ये स्टैम्पीड हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ भी भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ घटना तो होना अवश्यंभावी है, चाहे वो मेला हो, चाहे इस तरह के प्रवचन हो, चाहे पॉलिटिकल गैदरिंग्स में भी यही चीज़ लागू होती है। तो जहाँ भी गैदरिंग होनी है वहाँ का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी और क्या क्या नियम लागू करने होंगे आयोजकों के ऊपर, और मंच से जो वास्तविक वक्ता है उसके ऊपर क्या क्या नियम लागू होने चाहिए। क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करने का असली सेंटर तो मंच ही है। अगर वहाँ बाबा अगर सतर्क रहते और भीड़ देख रहे थे तो पहले ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपने किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के और सीनियर ऑफिसर तक से कॉन्टैक्ट करके बताते कि सर भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, आप पुलिस की और व्यवस्था करें, अथवा जो भी जानकारी और एकत्रित करके इसमें कार्रवाई कर सकें वो तुरंत तत्काल करने की जरूरत है। क्योंकि मंच से सब कुछ दिखता है, भीड़ का संभावना, अजीत भीड़ का क्या डिसिप्लिन है। अजीत जी, मेरा सवाल आपसे
कि एक बाबा ऐसा जो चमत्कार करता था, और उस चमत्कारी बाबा का चमत्कार देखिए राजस्थान में पेपर लीक को लेकर हाय तौबा मचा हुआ था। 122 लोगों ने जान गंवा दी, लेकिन वहां पर जाकर राजस्थान में भी वो हर्षवर्धन जैसे पेपर माफिया के साथ बैठकर सत्संग करता था। क्या कनेक्शन है, थोड़ा समझाइए। देखिए, बिल्कुल भोले बाबा नाम तो भोले है, लेकिन वो है बिल्कुल कठोर। जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, महिलाओं की भावना के साथ खिलवाड़ करता है। सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग जिलों में 5 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। और जिस तरह से उनका बैकग्राउंड है कि वो पुलिस में थे और उनको बर्खास्त किया गया, और प्रकाश सिंह जो डीजीपी थे, वो आईपीएस हुआ करते थे, उन्होंने ही उसकी बर्खास्तगी की थी। तो देखिए, इसीलिए हर्षवर्धन जैसे लोगों को भोले बाबा जैसे लोग चुनते हैं कि वहां जाएंगे, शान और शौकत मिलेगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर और भीड़ के नाम पर अपने को बचाने की कोशिश की जाती है। जो पर एक तरह से जो कहा जाए कि माहौल जो बनता है, जो आपके इमेज जो बनती है कि भाई बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, हर्षवर्धन के यहाँ आए हैं, यहाँ 2 लाख लोग इकट्ठा हुए, जो प्रशासन के ऊपर, जो स्थानीय नेता होते हैं, उनके ऊपर दबाव होता है, भाई इनके तो बाबा से कनेक्शन, और बाबा आते हैं तो यहाँ 2 लाख की भीड़ होती है, तो इनके ऊपर अगर हम एक्शन लेंगे तो हमारा तो वोट बैंक खिसक जाएगा। एक उत्तर प्रदेश की एक महिला विधायक है, वो कहती है कि हम भी उनके पुजारी हैं, हम भी उनके भक्त हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो साजिश रचता है भोले बाबा, आप देखिए संभल का आश्रम देखिए, आप मैनपुरी का आश्रम देखिए, अलग अलग जगहों पे जो आश्रम है, व्हाइट हाउस पूरा बना रखा है, सूट बूट में रहते हैं बाबा। तो निश्चित तौर पर जितने भी माफिया हैं, पेपर लीक माफिया हैं, इस तरह के जो अपराध करते हैं या जो सिंडिकेट चलाते हैं, एक तरीके से कहा जाए किसी भी व्यापार का सिंडिकेट हो, चाहे पेपर लीक कराने का, चाहे नकल कराने का, या फिर कुछ और करने का, तो ऐसे बाबाओं पर एक्शन होगा। और देखिए, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया। अभी थोड़ी देर पहले जो न्यायिक जांच आयोग गठित की गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने नैमिषारण्य में बैठक की, और उन्होंने कहा कि अब हम हाथरस जाएंगे और डीएम से रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे बाबाओं पर जो अपने चरण की रज, यानी अपने चरण की धूल लोगों को फकवाते हैं, यानी आप खाइए, वो कहते हैं कि आप मुंह में रख लीजिए रंग गुलाल के साथ, तो सामने वाला जो खड़ा है सम्मोहित कर देंगे, सम्मोहन विद्या का झांसा देते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे बाबाओं पर एक्शन होगा। और देखिए, पेपर लीक से लेकर अपराधियों से सांठगांठ, अखिलेश यादव के साथ फोटो, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा भोले बाबा की जय हो। तो ऐसे लोग समाज के लिए निश्चित तौर पर एक अभिशाप है, और ऐसे लोगों पर एक्शन होगा। मुख्यमंत्री ने जांच गठित कर दी है, पहले से एडीजी और कमिश्नर जांच कर रहे हैं। डीजीपी चीफ सेक्रेटरी ने अपनी अलग से रिपोर्ट दी, और न्यायिक जांच कमेटी गठित की गई जो 2 महीने में पूरा रिपोर्ट इसकी देगी कि जो इस तरह के बाबा हैं उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से अभिशाप है, दोष है। क्योंकि ये जो करते हैं, इसका भोली भाली जो जनता है उसको नुकसान होता है। जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, महिलाएं होती, वो तो जाती हैं कि अपने घर का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल लेंगे, बाबा की चरण रज लाएंगे, उसको माथे पर लगाएंगे। धूल लेने गई थी, धूल मिल गई। जो गांव में कहावत है कि मिट्टी लेने गए थे, मिट्टी में मिल गए। तो ऐसे बाबाओं जो चमत्कार के नाम पर चीत्कार करते हैं, एक्शन बहुत जरूरी है, और सरकार कर भी रही है इस दिशा में काम। योगेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से। योगेंद्र, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये बाबा का जो पेपर लीक कनेक्शन आ रहा है राजस्थान से जुड़ा हुआ, क्या इसके विषय में आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो पाखंडी बाबा है, जिसका पूरा पाखंड उजागर हो चुका है, कहीं ना कहीं उसका नीट कनेक्शन अब राजस्थान से सामने आ रहा है। क्योंकि नीट की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस तरह से पूरे देश भर में पेपर लीक और नीट पेपर में जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं युवाओं में जो है आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और उसी के बीच जिस तरह से बाबा के पूरे हथकंडे सामने आए, जिस तरह से उनका पाखंड सामने आया है, और हाल ही में जिस तरह से नीट कनेक्शन उनका सामने आया, निश्चित तौर पर कोटा को इससे जोड़ा जा सकता है। क्योंकि कोटा में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं, और यहाँ पर किसी भी तरह की धांधली ना हो, इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते दिनों में नीट पेपर लीक के प्रकरण ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, जगह जगह इसमें विरोध हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा का कनेक्शन कोटा से भी फिलहाल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो कोटा से भी सामने आ सकता है। और हर्षवर्धन से जोड़ा जा रहा है योगेंद्र, हर्षवर्धन से जोड़ा जा रहा है नाम, उसके विषय में कुछ आपके पास कोई इनपुट्स, आपके सूत्र ने कुछ बताया हो? बिल्कुल, हमारे सूत्र ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से हर्षवर्धन के साथ जिस तरह का नाम जोड़ा गया है,
उसका कहीं ना कहीं कोटा से कनेक्शन सामने आ सकता है। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर हमारे सूत्र भी नहीं बता पा रहे, लेकिन जिस तरह से उनको जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरह से नीट कनेक्शन कहीं ना कहीं पूरे देश में किसी न किसी जगह से लिंक होता चला जा रहा है। बिहार की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, राजस्थान भी नीट पेपर लीक से कहीं ना कहीं अछूता नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में कोटा जिले को साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कोटा जिला ही एक ऐसा जिला है पूरे राजस्थान में जहां पर लाखों की संख्या में छात्र अपना भविष्य संवारते हैं, की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टीम है वो कभी भी कोटा आ सकती है। और कोटा में जिस तरह के एजुकेशन की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की लापरवाही सामने आने की बात की जा रही है, जो खामियां देखने की बात की जा रही है, खास तौर पर बाबा का राजस्थान से कनेक्शन सामने आने के बाद और नीट कनेक्शन से सामने आने के बाद कहीं ना कहीं कभी भी टीम कोटा आ सकती है। और इस बात का भी जरूर खुलासा हो सकता है कि बाबा का कनेक्शन कहीं ना कहीं कोटा से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सुनील, बाबा को लेकर आपके पास अगर कुछ विशेष जानकारी हो तो जल्दी से दर्शकों तक आप पहुंचाएं, फिर मैं अजीत जी के पास जाऊंगा, फिर द्विवेदी साहब से मैं प्रतिक्रिया लूंगा। हाँ जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से दौसा जिले के हर्षवर्धन से इनके तार जुड़े हुए हैं, जो एक नीट के पेपर लीक मामले में आरोपी हैं और पिछले कई साल से पेपर लीक कराते हैं। इसी तरीके से इनके ये हर्षवर्धन ही नहीं, तमाम ऐसे बड़े व्यापारी पूंजीपति लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि चाहे शांति बिल्डर्स आगरा के हो या इस तरह से कई तमाम लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए, क्योंकि इनकी ज्यादा संपत्ति और इनके पास जो जितने भी ठाटबाट जो एक तरीके से कहें तो राजाशाही जो चीजें हैं वो आखिर कहाँ से आती है। क्योंकि जहां तक इनकी जानकारी प्राप्त की तो पटियाली में इनके पास मात्र 3 बीघा जमीन थी, जो जिस पर भी उन्होंने एक आश्रम बना करके वो अपने सेवादारों को दान करती। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके अलावा भी तमाम ऐसी चीजें हैं, इनका जो ठाट बाट है, आखिर वो कौन लोग हैं जो इनको इतनी चीजें दान देते हैं। जब इस बारे में इनसे कहा जाता है कि ये सब मेरे सेवादार हैं और उन्होंने ही ये सब चीजें मेरे को मुहैया कराई हुई हैं, तो आखिर कौन लोग हैं जो 25 लाख 50 लाख की फॉर्च्यूनर इनको दे देता है? कौन ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े फार्म हाउस और आश्रम बनवा कर दे देता है? तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इनके बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। अजीत जी, अध्यात्म और जराइम का क्या कॉकटेल हो सकता है? क्या इस तरीके के बाबा आते हैं जिनका बड़े बहुत रसूख वाला नाम, आते हैं लोग दिव्य दरबार लगवाते हैं, फिर इनका जराइम की दुनिया से ऐसा कनेक्शन? आपने देखा लंबी फेहरिस्त है, अगर नाम लेने लगेंगे आप तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें, अध्यात्म और जराइम की दुनिया का कॉकटेल जो बाबा लोग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि अध्यात्म और जराइम यानी दोनों का कॉकटेल, यानी आप दोनों तरफ हैं। जब वो बर्खास्त कर दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, उसके बाद वो बाबा की राह पकड़ लेता है। निश्चित तौर पर वो अपराधियों को संरक्षण देने का एक बड़ा माध्यम होता है। और दूसरा, जब आपकी साठगांठ हो जाती है, जो आप बात करें कि अध्यात्म और जो जराइम का कॉकटेल हो जाता है, तो आप एक बहुत जल्दी से राइज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विख्यात से जल्दी कुख्यात फेमस हो जाता है। तो अपना जो चोला बदलते हैं, चोला, देखिए एक बात और मैं बता दूं, इस बाबा को चोला बदला, पुलिस में रहा, इसने अपनी महिला आर्मी खड़ी कर रखी, 12,000 के लोगों की एक टीम वॉलंटियर यानी एक आर्मी खड़ी कर रखी है और पूरा अपना व्हाइट हाउस चलाता है। तो निश्चित तौर पर ये आध्यात्म के जरिए अपराध जो अपना पुराना अतीत होता है, पुराना जो अपराध होता है, जो जराइम से जुड़ा होता है, उसको इस भेष में आकर उसको सेव करते हैं। और बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नकल माफिया, शिक्षा माफिया, नीट जो पेपर लीक कराने वाले माफिया, ये इनके साथ जुड़ जाते हैं। और इसके पीछे देखिए जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो सफेद पोशों का हाथ होता है। उनको ये लगता है कि हमारे इलाके में बहुत बड़ी सभा करते हैं, बहुत बड़ी सत्संग करते हैं, इनके पास 10 लाख लोग हैं, इसलिए अखिलेश यादव जैसे लोग भी ट्वीट करके उनकी तारीफ करते हैं कि भोले बाबा की जय हो। नारायण हरि साकार जो नाम रखते हैं, नारायण भी हैं, हरि भी हैं और साकार ब्रह्म भी हैं। और जिस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, वो ऐसे जो एक तरह से कहा जाए कि लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। भोली भाली जनता आती है आपके पास सत्संग सुनने के लिए कि बाबा हमारे घर की समस्या दूर कर देंगे, जिसकी संतान नहीं हो सकती बाबा के पास जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे तो हमारी गोद जो है वो भर जाएगी। लेकिन यहाँ तो गोद उजाड़ रहे हैं, किसी की माँ चली गई, किसी के पिता का सर से साया चला गया, किसी की गोद सूनी हो गई, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा, कोई अपनी बहन को ढूंढ रहा, कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है। जो एक तरह से कहा जाए इसमें 302 की धारा सीधे, जो अब तो बदल के 103 हो गई, यानी हत्या का मुकदमा सीधे सीधे बनता है। और इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी बैठक की थी। हर दिन 9:30 बजे सुबह जब वो बैठक करते हैं तो हाथरस पर ही अपडेट लेते हैं। तो ऐसे बाबाओं पे जो बात आपने कही कि अध्यात्म और जराइम का कॉकटेल, अब इनके बचने की उम्मीद कोई नहीं है, चाहे जितने रसूखदार हों, चाहे जितने लोग इनके पीछे खड़े हों। अजीत जी, जैसा कि आपने नाम का विश्लेषण किया, उससे तो यही प्रतीत होता है एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं और कोई नहीं है, जैसा कि उसका ये छवि रही है। ठीक है द्विवेदी साहब, मेरा एक सवाल आपसे, जैसा कि अजीत जी अभी कह रहे थे,
ऐसे लोगों का रसूख और पकड़ बहुत मजबूत होता है। पुलिस के सामने भी बहुत चुनौती होंगी, क्योंकि बाबा है, लोग अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और राजनीतिक भी दबाव होता होगा, तो पुलिस कैसे काम करती है? देखिए, मैं तो बनारस में करीब 3 साल पूरे रहा और वहाँ सिटी देखता था, और हरिद्वार में 3.5 साल रहा, वहाँ भी सिटी देखता था। और ये बाबा लोगों के बारे में प्रयागराज में भी मैं रहा करीब 1.5 साल, और बाबा लोगों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ अदरवाइज नहीं बोलना चाहता हूँ। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि इनके ऊपर भरपूर नियंत्रण बनाने की ज़रूरत है, एक नियम कानून बनाने की ज़रूरत है, और उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और फिर उनका इतिहास एक जो है बाकायदा संकलित किया जाना चाहिए, और उनके ऊपर हर समय निगरानी रखने की ज़रूरत है कि ये चमत्कार के नाम पर क्या कर रहे हैं, और चमत्कार के नाम पर भीड़ इकट्ठा करने पर इनके ऊपर उसके मतलब कुछ न कुछ फीस भी लगनी चाहिए कि आप पहले फीस जमा करिए, तब आपको कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाएगी। और वो फीस इसलिए जमा करिए क्योंकि भीड़ के लिए व्यवस्था पुलिस द्वारा की जानी है, और आपसे हमें कोई इनकम तो सरकार को होनी नहीं है, लिहाजा आप अपने कार्यक्रम के लिए पैसे जमा करिए। आधी भीड़ तो आधे कार्यक्रम तो यूं ही स्थगित हो जाएंगे। और इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति देने से पहले बहुत छानबीन करने की ज़रूरत है। ये छानबीन की कमी की वजह से भी घटनाएं हो रही हैं, और मेरा तो ये कहना है कि सिर्फ बाबा ही नहीं, जहाँ भी भीड़ भाड़ का कार्यक्रम हो रहा है वो ठीक नहीं है, चाहे वो रोड शो हो रहा हो, चाहे पॉलिटिकल रोड शो हो रहा हो, चाहे जनरल कार्यक्रम मेले ठेले के होते हैं, इन पर भी नियंत्रण लागू रखने की ज़रूरत है, वरना आगे आने वाले समय में और इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, और साधन वहाँ तक पहुँचने के लिए बढ़ते जा रहे हैं, फटाफट लोग पहुँच जाते हैं। हज़ारों की जहाँ 1000 आदमी वैसे पैदल जाते थे, वहाँ अब इस समय जो है 10,000 पहुँच जाते हैं, 10,000 जाते हैं तो वहाँ 50,000 पहुँच रहे हैं। तो ये इस बात को सोच करके व्यवस्थाओं को रखना पड़ेगा, कुछ कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसमें हर जगह पे कमेटी एक होनी चाहिए जो कि क्या क्या होना चाहिए इस पर एक गाइडलाइन बना लें, और उसके हिसाब से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सभी बाबा लोगों के गतिविधियों पर भी, और उनके पूर्व इतिहास पर भी, और उनके आगे आने वाले चमत्कार, जो जिसको धोखा कह सकते हैं या चमत्कार कह सकते हैं, जो भी समझे। मैं तो किसी के चमत्कार के चक्कर में फंसा नहीं। मैंने आपको बताया कि 3 वर्ष वाराणसी में शहर देखा, 3-3.5 साल मैंने हरिद्वार में शहर देखा, और 1.5 साल मैंने प्रयागराज में शहर देखा और देहात देखा। तो मैं तो किसी को इस चमत्कार में मेरा कोई बहुत विश्वास नहीं रहता है। अगर चमत्कार होता भी तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए चमत्कार हो सकता है, आप लाखों को चमत्कार एक साथ तो कोई दे नहीं सकते हैं। तो ये तो जनता को भी सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट हम सभी इसके लिए भी जिम्मेदार हैं कि हमको सोच समझ कर किसी द्विवेदी साहब, आपने कहा कि आप बाबाओं पे नहीं बोलना चाहते हैं बहुत ज्यादा। देखिए, हम भी एक जिम्मेदार चैनल है, तो हमारा ये काम है कि अंधविश्वास जो है उसको दूर किया जाए। ऐसे बहुत, हम ये नहीं कह रहे सभी बाबा ऐसे होते हैं, बहुत हमारे समाज में बहुत अच्छे बाबा हैं जो आदर्श हैं, जिनके पद चिन्हों पे लोग चलते हैं। सबको हम नहीं कह सकते। अजीत जी, देखिए, सभी बाबा तो हम कह नहीं सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गिने चुने उंगलियों पे गिन लिया जाए, जो ऐसी स्थिति कर देते हैं, अंधविश्वास फैला देते हैं। उन्हीं की बात करते हैं हम जिम्मेदारी से। फाइनल कमेंट चाहेंगे आपसे अजीत जी। देखिए, बिल्कुल, कोई रुद्राक्ष बांट के भगदड़ मचवा देता है, कोई चरण रज की धूल। तो निश्चित तौर पर देखिए, सब जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी अच्छाई छोड़कर जाते हैं। जो बुरे होते हैं वो अपनी बुराई की छाप छोड़ के जाते हैं। और यही भोले बाबा जैसे संतों के साथ हुआ, जो अपने को बहुत बड़ा संत बताते हैं, अपने को मसीहा बताते हैं, खुद ही अपने नाम में भगवान लिख लिया, नारायण लिख लिया, हरि लिख लिया। तो निश्चित तौर पर ऐसे बाबाओं को, जनता को, जो बात द्विवेदी जी कह रहे थे कि खुद हम भी उसके दोषी हैं, हमें सोच समझ कर जाना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं, क्या वो गुरु है, या वो गुरु बनने लायक है, या हम उससे दीक्षा ले सकते हैं, या वो हमारा भगवान बन सकता है, और वो हम भगवान से तुलना उसकी नहीं कर सकते। बहुत सारी महिलाएं गले में लॉकेट डाल के कह रहे हैं कि हमारे विष्णु है, हमारे हरि है। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जो वो बात कह रहे थे कि प्रोफार्मा होना चाहिए, चुनाव लड़ने जाता है नेता तो उसे अपने एफिडेविट देनी पड़ती है, नौकरी लेने जाता है, कहीं जाता है तो उसका वेरिफिकेशन पुलिस करती है। तो बाबाओं का क्यों नहीं, इनका भी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े। और जिस तरीके से बाबाओं की बात अगर सामने आ रही है, और सभी बाबा खराब नहीं होते,
कुछ बाबा ऐसे हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं। भारत सनातन धर्म का एक देश है। भारत एक ऐसा देश है जो सतमार्ग की तरफ लोगों को बढ़ाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काले कानून की तरह होते हैं। उनको लगता है कि अंधविश्वास फैला दिया जाए, चमत्कार के नाम पे चित्कार फैला देते हैं। हम ऐसे बाबाओं की बात कर रहे हैं। पेपर